आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल। गालिब का एक शेर है, हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। हमारे आज के खास मेहमान दुश्मनों पर भारी पड़ते हैं, दोस्तों पर भी। जिसके पीछे पड़ जाते हैं उसकी नींद हराम कर देते हैं। बहुत अनुभवी हैं, बहुत जानकार हैं और बहुत महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन आजकल सिर्फ सांसद हैं। सुब्रमण्यम स्वामी, आपका स्वागत है। आपसे सभी जरूरी सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। सोनिया गांधी और उसके जो परिवार है उसके बारे सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए मुझे बोलने नहीं देते। बेबाक बयानों के लिए मशहूर सुब्रमण्यम स्वामी एक मशहूर अर्थशास्त्री और बीजेपी के बड़े नेता और राज्यसभा सांसद हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ऐसे इकलौते नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस की नाक में दम कर रखा है। चाहे 2G घोटाला हो या नेशनल हेराल्ड केस हो, जब जब कांग्रेस और उसकी मुसीबत बढ़ती है तो उसके पीछे एक ही शख्स होता है, सुब्रमण्यम स्वामी। नहीं सुना, यही वही पुरानी रटी बातों को कहते हैं। सब चोर कहते हैं मैं चोर नहीं हूँ, वो चोर है, उसको क्यों नहीं पकड़ा, ये ऐसे बोलते रहते हैं। 77 साल के हो चुके सुब्रमण्यम स्वामी जेपी आंदोलन के जमाने से राजनीति में हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जनता पार्टी के संस्थापकों में रहे हैं। 1990 में चंद्रशेखर सरकार में स्वामी वाणिज्य और कानून मंत्री भी बनाए गए। सुब्रमण्यम स्वामी 3 बार राज्यसभा और 3 बार लोकसभा के लिए भी चुने जा चुके हैं। 2013 में स्वामी ने जनता पार्टी का विलय बीजेपी में कर दिया और तब से वो बीजेपी में ही हैं। कभी नरेंद्र मोदी के पीएम उम्मीदवार होने के जबरदस्त समर्थक रहे स्वामी अपने तीखे बयानों से पार्टी और सरकार को कई बार मुश्किल में डाल चुके हैं। हाल ही में वो रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के खिलाफ मोर्चा खोलने को लेकर सुर्खियों में रहे। आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो मेरी राय में हमारे देश के लिए अनुकूल नहीं है। उसको जितना जल्दी छुट्टी करके वापस शिकागो भेज सकते हो तो भेजना चाहिए। स्वामी जी, पाकिस्तान को लेकर आजकल बहुत गर्मी है। जिस तरह का सरकार का रवैया रहा है, जो सरकार कर रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट तो पूर्ण रूप से संतुष्ट है। और दूसरा है कि हमें निश्चित तौर पर इसकी बहुआयाम अंतर्राष्ट्रीय असर होगा और ऐसे देश हैं जिनको हमें पटाना चाहिए। चाइना को भी पटाना चाहिए। अमेरिका हमारे पक्ष में तो बोलेगा परंतु करेगा कुछ नहीं। कब तक आपको लग रहा है कि लड़ाई होगी? कुछ लड़ाई तो शुरू हो गई, आपको घोषणा नहीं हो रही है। क्या आप ये बिलीव करना चाहते हैं कि सेना हमारी पैरा ट्रूप्स क्रॉस ओवर करके LOC और उधर जाके मार दी? तो आप सही मान रहे हैं कि वैसा हुआ है जो आर्मी डिनाई कर रही है? मैं इतना ही कहूँगा कि ये तो सेना को तय करना है कि किस बात की घोषणा करनी है, किस नहीं करनी है। लेकिन दोनों एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है और इस न्यूक्लियर वॉर में इसका फॉलोआउट क्या होगा हमारे इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी पर? ये इसका पाकिस्तान की जो क्षमता है न्यूक्लियर वॉर के लिए, वो हो सकता है 10 करोड़ लोगों को हमारे देश में उनकी हत्या कर सकते हैं। लेकिन हम तो 100 करोड़ के से ज़्यादा हैं, 112 करोड़ के हैं। और उसके बाद पाकिस्तान का नाम निशाना नहीं होगा जब हम जवाब देंगे। वो भी जानता पाकिस्तान। और मैं इतना एक ही चीज़ कहूँगा कि मैंने प्रधानमंत्री को कहा है, पर वो सुनते नहीं हैं। वो तो उनकी इच्छा है, वो तो अपने मन के व्यक्ति हैं, कि चाइना से आप एक समझौता तो नहीं परंतु उनको मनवा लीजिए। क्योंकि चाइना के दिल में मैं जानता हूँ कि ये पाकिस्तान से ट्रेन होकर जो टेररिस्ट सिंजियांग में जाकर वहाँ घमासान लड़ाई भी की है और बड़ा आतंक फैलाया है, उससे वो दुखी हैं। और जो उनके मित्र हैं, और मैं मित्रों में अपने को गिनता हूँ, वो उनको साफ बोलते हैं कि हम इतना दुखी हैं पाकिस्तान से इस बात पर। तो कहीं ना कहीं चाइना का जो मंशा है, उसकी आशाएं हैं, उसके अनुरूप हम बात करनी चाहिए और उनको मनवाना चाहिए। कैसे आप चीन से पार पाएंगे? आप यूनाइटेड नेशंस में देखिए, चीन ने समर्थन किया है पाकिस्तान का। वो बड़ा फीका समर्थन है। उस समर्थन को मैं तो समझता हूँ कि चीन के दिमाग में एक ही बात है कि क्या
उनको जब कहीं कठिनाई आएगी अमेरिका के साथ, हम तटस्थ रहेंगे या हम अमेरिका के साथ देंगे, ये है मोटी बात उनके दिमाग में। डॉक्टर स्वामी, अभी उरी हमले के बाद से फिर प्रधानमंत्री और सरकार में दूसरे अहम लोग जो है कह रहे हैं कि जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये बातें हम 2001 से कम तो इसी तरह की सुन रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? क्या पॉलिटिकल विल की कमी है इस देश के नेताओं में? मैं आज ये कहूँगा कि नरेंद्र मोदी को आप जानते नहीं हैं, आप उनको ना वाजपेयी से तुलना करनी चाहिए ना मनमोहन सिंह से। एक बार वो फैसला करेंगे तो फिर उनको दुनिया की कोई ताकत उसको दिमाग उसकी बदल नहीं सकते, दबाव में इन्हें परिवर्तित नहीं कर सकते। मैं छोटी सी उदाहरण दे सकता हूँ, रघुराम राजन के विषय में सारा दुनिया एक तरफ, लेकिन उन्होंने तय किया इसको जाना है और उन्होंने कर दिया। तो इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जितना धोखा नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ से खाया, उसके बाद इसका दिमाग जरूर बन गया होगा और निश्चित तौर पर इसकी आखिरी निर्णय तक जाएंगे। मैं आपके पुराने इंटरव्यू देख रहा था। करीब 4 साल पहले पाकिस्तान टीवी से आप बात कर रहे थे। और वहाँ आपने कहा कि ये जो अपनी सरकार के लोग हैं बड़े पिलपिले लोग हैं। सख्त लोग आएंगे, यानी आपका इशारा आप लोगों से था। ये तो सख्त लोग आ गए, सख्त लोगों ने कोशिश भी कर ली और रास्ता कहाँ निकला? कोई रास्ता नहीं निकला। देखिए, कृष्णा भगवान ने महाभारत युद्ध में सेना आर पार खड़ी है, तब उन्होंने जाकर कहा कि 5 गांव दे दो और हस्तिनापुर रख लो। द्रौपदी तो बहुत बिगड़ गई थी कृष्णा भगवान के ऊपर, तो कृष्णा भगवान ने समझाया। आपको मैं बता रहा हूँ आज के आधुनिक भाषा में उन्होंने क्या कहा कि दुनिया को पता होना चाहिए मैंने सब कुछ प्रयास करने के बाद कोई और रास्ता नहीं थी। ये हमारी परंपरा है और नरेंद्र मोदी ने ठीक किया कि वो जाकर चाय पिए, उनके शादी में ब्याह में शामिल हुए। सब करने के बाद आज उनको कोई नहीं कह सकता कि आपने बातचीत का प्रयास नहीं किया। जिस तरह से सोशल मीडिया में लोगों की उम्मीदें हैं, क्या उस पर खरे उतरेंगे? और एक ये बयान है, ये भी सुन लीजिए, इसके साथ फिर आप जवाब दीजिएगा। अगर ये सिर नहीं आए तो उनके तो 10 सिर आए। कम से कम एक ताकतवर सरकार की प्रतिक्रिया तो हम दें। नहीं, मैं सर और जान लेने की बात नहीं करूंगा। मैं पाकिस्तान का 4 टुकड़ा हमारी उद्देश्य होना चाहिए और मैं समझता हूं कि आने वाले दिन में मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बात मानी जाएगी। तो कैसे वो मानी जाएगी? आप तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आपकी बात ही नहीं सुन रहे हैं। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा सुनेगा कि नहीं मैं नहीं जानता, बट कितने बातों को सुनी है। रघुराम राजन में आप सब एक तरफ थे, उन्होंने मेरी बात तो मानी गई। पर स्वामी जी, रघुराम राजन वाले मुद्दे पर उन्होंने कहा और आप ही की तरफ इशारा करके कहा कि आप इस तरह से जो उनकी राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं जाऊंगा, ये आपके अखबार वालों की जो शरारतपूर्ण भावना है उसमें आप ये बोल देते हैं। उन्हें ना मेरा नाम लिया, ना मेरा कोई संकेत था, ये तो आप अखबार वालों ने कहा। जब उन्होंने नाम नहीं लिया और उन्होंने दुनिया भर के लोगों ने आपने कहा कि मुझे बताया गया आप चुप रहो, बोल नहीं सकोगे, तुम्हारे ऊपर एक्शन होगी, सारे अखबार में आई, कुछ नहीं हुई। रघुराम राजन घर चले गए, बस जो मैं चाहता था। आप अखबार वालों को बोल रहे हैं, उनकी देशभक्ति पर जो सवाल उठाया गया ये बहुत अन्यायपूर्ण है, ये कहा प्रधानमंत्री ने। आप उनको बता रहे थे तो अमेरिका जाता है, यहाँ का तो है नहीं, यहाँ का है। वो देशभक्ति है, मेरी राय में वो देशद्रोही है, अमेरिका का पिट्ठू बन के आया था। तो हमारी राय उनकी राय मिलनी चाहिए तो आवश्यक नहीं है ना। मूल बात पर एक थे कि उसको जाना चाहिए। पर स्वामी जी, प्रधानमंत्री जी यही तो कह रहे हैं कि उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाना सही नहीं है। ये वो उतने ही देशभक्त हैं और उन्होंने कहा कि इस तरह की जो बातें कर रहे हैं लोग, उनको नहीं सुनना चाहिए, वो उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो आप ही पर बात कर रहे थे। आप बात सुनो ना, मैं कह रहा हूं कि वो देशद्रोही है। मेरा प्राइम मिनिस्टर का इसमें है, वो अपने प्राइम मिनिस्टर होने के नाते वो थोड़ा उदारवादी है, मैं उदारवादी नहीं हूँ। मैं पीछे पड़ जाऊंगा तो फिर मुझे काला सफ़ेद ही दिखता है, वो बीच में जो रंग है वो नहीं दिखता। एक और ये बयान है, ये सुन लीजिए। ये जितने आपके विशेषज्ञ हैं उनसे मैं जानना चाहूँगा, अगर उनके पास इन कैंपों की जानकारी है तो ज़रूर दें। मुझे आशा है कि सरकार उनके ऊपर दुरुस्त कार्रवाई करेगी। कैंप क्या हैं? 4 टेंट हैं, 4 झोंपड़ियाँ, कल आदमी आते हैं परसों चले जाते हैं, उसमें क्या करना चाहते हैं आप? कुछ दूर की सोचें, कुछ लंबी सोच रखें, एक रणनीति बनाएं
और कूटनीति रणनीति दोनों को मिलाकर, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसके ऊपर चलें। क्या कह रहे हैं कि जानकारी लेना चाह रहे हैं? हाँ, मैं जानकारी दे रहा हूँ, आप जाकर उनसे पूछिए। स्वामी कहता है कि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स सीमा के यानी कश्मीर में जो जिसका कब्ज़ा उन्होंने करके बैठा है जिस हिस्सा में, उसमें वो सीमा को पार करके जाओगे तो एक गांव, एक कस्बा आती है, उसका नाम है मुदिरका। उस मुदिरका में जैश ए मोहम्मद का बेस है, उसको ध्वस्त करना चाहिए। ऐसा कोई है? ये पूछिए उनसे। मैं तो ज्ञानी हूँ, मैंने डिफेंस पर पुस्तकें लिखी है, तो मैं मिलिट्री अफेयर्स के बारे में मुझे बहुत दिलचस्पी है। जम्मू कश्मीर के हालात जिस तरह से बदले हैं पिछले 6-8 महीने में या 1 साल में, खासकर सरकार बनने के बाद, आपको लगता है कि जिस किस्म के आप उद्घोष करते रहे हैं, एक्सट्रीम व्यूज़ देते रहे हैं, उसके बाद इस वक्त जंग की जा सकती है? हाँ, मेरी राय है कि जब वॉर यानी स्पष्ट रूप से युद्ध का ऐलान होगा, तब कश्मीर में मेरी राय है कि प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए। स्वामी जी, इस पर बहुत लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने सरकार मिलकर बनाई महबूबा मुफ्ती से, वो शायद नहीं बनानी चाहिए थी। आपकी इस पर क्या राय है? नहीं, उस समय मुझे ये बताया गया कि ये एक्सपेरिमेंट है। मैंने कहा कि ये कभी सीधा नहीं होंगे, ना मुफ्ती सीधा हो सकेगा कभी, ना महबूबा कभी सीधा होगी। इनकी जो संबंध हैं उग्रवादियों से, मैं आतंकवादी नहीं कहूँगा, उग्रवादियों से, मुफ्ती परिवार के, मुफ्ती परिवार, बेटा बाप और बेटी, वो कभी टूट नहीं सकता। तो आपको क्या लगता है कि ये गलत फैसला था? मैं तो उसी समय कहा था ये गलत फैसला है। आप मानते हैं ये एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है? फेल हो चुकी है, वो तो मैं पहले दिन ही कह दिया कि फेल होगी, और आज मैं कहता हूँ फेल होगी। इस इल्ज़ाम में कोई सच्चाई है कि बहुत सारे मौके पे आप बगैर सोचे समझे बयान दे देते हैं, इसमें कोई सच्चाई है? इसमें एक विचार दिखा दीजिए। मैंने कहा सोशलिज्म नहीं चलेगा, इंदिरा गांधी बिगड़ गई थी, पार्लियामेंट में मुझे खूब गाली दी, बाद में सही निकली। मैंने कहा मार्केट बाजार ये प्रणाली ही हमारे देश के लिए उपयुक्त है, चीन से दोस्ती करनी चाहिए, मैंने मोरारजी देसाई के और चंद्रशेखर काल में करके दिखा दिया। पर स्वामी जी, किसी पर जब आप नाराज हो जाते हैं तब आप रुकते नहीं हैं बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, छेड़ो मत, छेड़ने के बाद छोड़ो मत। ये स्वामी फॉर्मूला है। स्वामी का कहावत है। आपने नजीब जंग को कह दिया कि ये तो बिल्कुल 420 है केजरीवाल की तरह। आपकी बात सरकार सुन नहीं रही है, वरना अगर आपकी बात में दम हो या आपकी बात सरकार सुनी नहीं जी, अभी तक सुनी नहीं। वो क्या वजह क्या है, क्यों नहीं सुन रहे इन लोग? मैं जानता हूँ उसको। रेड क्रॉस में मेरे पास दस्तावेज हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं केस डाल देता इसके ऊपर। वो केजरीवाल और ये इसकी जो लड़ाई है वो एक कारण से है। अहमद पटेल इनकी अंपायर है। सचिन गुप्ता हैं। हाँ। और ट्विटर से इन्होंने सवाल पूछा है कि आपने कहा था कि मैं केजरीवाल की फाइल खोलूंगा, 3 साल हो गए, आपने फाइल क्यों नहीं खोली? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं फाइल खोलूंगा। मैंने उस समय जब चुनाव के समय में मैंने दिखाया कि ये जो विदेश से वो ले रहे थे वो सब बनावटी नाम पर है, और मैंने सबूत भी दिया था, होम मिनिस्ट्री को दिया भी था। उसके आगे मैंने कुछ कभी नहीं कहा कि ऐसा मैं फ़ाइल खोलूँगा। मुझे खोलने की ज़रूरत नहीं है। केजरीवाल तो खुद अपने को बदनाम कर रहा है, तो मैं क्यों उसको उसकी खुलासा करने की आवश्यकता है? आप मौजूदा भारतीय राजनीति के नारद हैं या शकुनी? शकुनी तो दूसरों को उत्साहित करता है, मैं तो किसी को उत्साहित नहीं करता हूँ। यानी कोई राजा को पकड़ के उसकी दिमाग ख़राब करना, ये शकुनी दूसरे लोगों के ऊपर लागू हो सकती है, लेकिन शकुनी नाम नहीं रहा। नारद मुनि ज्ञानी थे, परंतु वो झगड़ा पैदा करते थे 2 लोगों के बीच में। आप भी ज्ञानी हैं। मैं किसी के बीच में झगड़ा नहीं पैदा करता हूँ, मैं तो सीधा झगड़ा करता हूँ। मुझे तो लगता है कि मैं सबसे सूझबूझ यानी हमारे इतिहास का ज्ञानी, लोगों को किस तरीके से जोड़ा जा सकता है जिससे हम एक हो सकते हैं। मैं आर्यन द्रविडियन का सख्त खिलाफत करते आया हूँ कि हम सारे हिंदुस्तानी कन्याकुमारी से कश्मीर एक ही डीएनए के हैं, हम एक ही लोग हैं। ब्राह्मण और शेड्यूल कास्ट का भी डीएनए एक ही है, ये प्रचार करता हूँ। ये घृणा की कैसी हो गई? मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि पिछले 1 दशक में जो भारतीय राजनीति में नेताओं के बीच जो संवाद था
वो संवाद चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के बाद संवाद का दौर नेताओं में ख़त्म हो गया। आज सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच कोई संवाद नहीं है। तो ये शायद आपकी जो राजनीति, जो आपने जो एक द्वेष और विखंडन की राजनीति को आगे बढ़ाया, शायद उसका नतीजा है। नहीं, ये निष्कर्ष निकालना गलत है, क्योंकि गुजरात राइट में जो झूठे आरोप और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी को दंगे में घसीटने के लिए प्रयास की थी सोनिया गांधी ने, और उसको मौत की सौदागर उन्होंने आमतौर पर कही थी, उस कारण से नरेंद्र मोदी का कोई द्वेष हो सकता है। परंतु उन्होंने सरकार में आने के बाद सोनिया गांधी के खिलाफ एक भी केस नहीं डाली है। जो एक केस है वो तो मैंने डाली है मेरी व्यक्तिगत शक्ति पर। तो ये आरोप लगाना कि मैंने नरेंद्र मोदी के दिमाग को बदल दी और इनके सोनिया गांधी के विरुद्ध में कर दी, नहीं, मेरे आने के पहले ही सोनिया गांधी ने ये मार्ग तय कर लिया था। अरुण जेटली ने के खिलाफ जब आपने बयानबाजी की, हाँ, तो लगता ये है और ये चर्चा भी है कि उन्होंने आपको निपटा दिया। देखिए, वो तो आप कहिए जो आरोप, मैंने अरुण जेटली के खिलाफ कुछ नहीं बोला, और यही आप कहते हैं कि मैंने जब अरुण जेटली के खिलाफ बोला आपने ये किया। ये दुनिया भर में ये एक आदत हो गई है कि किसी तरीके से मेरे और किसी और के बीच में लड़ाई पैदा करो। हाँ, मेरे मतभेद है अरुण जेटली से, उसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे मतभेद अनेक लोगों से है, पर उनके मित्र भी हूँ। मेरा मित्रता आज पारीकर के साथ इतनी गहराई है, और नितिन गडकरी से और राजनाथ से, परंतु हमारी कई बातों में मतभेद है। महबूबा के इशू पर मेरा राजनाथ सिंह से बात हुई है, पूरा मतभेद है, उस मतभेद को दूर नहीं कर सकते। जीएसटी एक ऐसा मुद्दा रहा जिसकी सरकार ने पूरी कोशिश की, बड़ी तारीफ की इसकी प्रधानमंत्री ने जीएसटी की, और आपने कहा कि ये फ्लॉड लेजिस्लेशन है। हाँ, आपने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का जो टेस्ट है उसको नहीं पास कर पाएगा। हाँ, इतना फर्क क्यों रहता है? आप आलोचना करते हैं, सरकार उसकी तारीफ करती है, बीच में इतना फासला क्यों? संविधान में संशोधन जो अनिवार्य है जीएसटी बिल लाने के लिए, जी, वो ही पास हुआ है। हाँ, और उसमें मैंने वोट भी दिया, और मैंने कहा भी कि जीएसटी बिल के लिए मेरा एक ही आपत्ति है, वो है जीएसटीएन। और जीएसटीएन जीएसटी बिल का हिस्सा नहीं है। वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चिदम्बरम ने बनाई थी, और उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में प्राइवेट सरकार शेयर के हिस्सेदार हैं, परंतु माइनॉरिटी शेयर हिस्सेदार हैं। मेजॉरिटी शेयर हिस्सेदार प्राइवेट बैंक्स और प्राइवेट कंपनीज हैं, और इसीलिए सारे टैक्स के जो डेटा हैं जो उनको सुपुर्द किया जाएगा, वो सारी जानकारी दुनिया भर में जाई जाएगी, क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की मेजॉरिटी शेयर्स जो है, जो जैसे ICICI, HDFC, ये सारे विदेशियों के हाथ में है। तो ये सारे टैक्स की जो डेटा है कंपनीज की, ये सारे विदेशियों को मिल जाएगी। ये हमारे संविधान के विरुद्ध में, और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा। नहीं होगा तो मैं कोर्ट पे जाकर इसको सिद्ध करूंगा। इसको बदलेंगे नहीं। जो बनाई गई है, चिदम्बरम ने बनाकर छोड़कर गए हैं, उसको हम ठुकराएंगे नहीं, और दूसरे पर उसकी ढांचा बनाएंगे जिसमें सिर्फ सरकारी संस्थाएं होंगी, तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। आपके जो राजनीतिक मित्र रहे हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे जयललिता हो, या चाहे अरुण जेटली वगैरह हो, क्या आपको लगता है कि आपको अपने राजनीतिक मित्र चुनने में भूल होती है? मैं अभी तक जो भी किया हूँ, मैं राष्ट्र हित में मैंने किया है। वाजपेयी जी की सरकार गिरने के बाद ऑल्टरनेटिव सरकार बन रही थी, उस समय भी आप राष्ट्र हित में काम कर रहे थे? मैं तो बीजेपी का हिस्सा नहीं था। मैं जयललिता के साथ गठबंधन की, बाद में जयललिता मेरी सलाह के विरुद्ध में जाकर बीजेपी से अलायंस की थी। बाद में उसने कहा तुम्हारी बात सही निकली, मैं तंग आ गई हूँ इस एनडीए से, मैं निकलना चाहती हूँ, इसको गिराना चाहिए। उसके कहने पर मैंने किया। मैंने एक ही कहा कि एक वैकल्पिक सरकार बननी चाहिए, नहीं तो चुनाव आ जाएगी, हम लोग क्योंकि लोग गाली देंगे। तो कांग्रेस की यानी सपोर्ट लेना चाहिए, जैसे चंद्रशेखर के लिए मैंने राजीव गांधी से ली थी। तो फिर मैंने टी पार्टी की। उसके बाद सोनिया गांधी ने धोखा दी,
उन्होंने क्वार्टरोची के नाम पर उन्होंने सडनली कह दिया कि कांग्रेस पार्टी अकेला सरकार बनाएगी, गठबंधन नहीं बनाएगी। उस पर सारे लोग मुलायम सिंह सब बिगड़ गए, तो चुनाव हो गई। चुनाव में हम सब लोगों को गाली मिली और एनडीए दोबारा पावर में आई। उस समय से मैंने सोनिया गांधी को कहा कि अब तुमसे मैं नहीं मिलूँगा। आप जब बोलते हैं आप संयम नहीं रहते, आप सीमा लांघ जाते हैं। आप ये बोलते बोलते जो है संयम तो आप तय करेंगे या मैं तय करूँगा, क्योंकि मैं 6 बार पार्लियामेंट जीत कर आया हूँ और किसी पार्टी में किसी को दुख नहीं हुआ इसमें। हाँ, चंद लोगों को हो सकती है, वो तो किसी पार्टी में हो सकती है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ, और उदाहरण है 25 जनवरी 1993 का। आपने कहा कि शिवसेना पर बैन लगना चाहिए। आपने कहा कि शिवसेना और आरएसएस और उससे जुड़े संगठन सब आतंकी संगठन हैं। 23 सितंबर 1998 आपने कहा कि आरएसएस और आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से देश में सांप्रदायिक विभाजन बना रहे। आपने आतंकी संगठन बता दिया आरएसएस को। आपने कहा कि ये देश में विभाजन कर। तो मैं कहता हूं कि आप बोलते बोलते बोल जाते हैं। नहीं, ये तो आप आरएसएस ने कभी इसके बारे आपके लिए बोला है? शिवसेना ने कभी कहा है? शिवसेना से बात करिए, वो हमें सबसे ज़्यादा मित्र मानते हैं। और ये जब आप ऐसे गिनने लगेंगे तो सोनिया गांधी ने कहा कि करुणानिधि ने मेरे पति की हत्या की, इसीलिए गुजरात की सरकार चलनी नहीं चाहिए। और 1 साल के बाद उन्होंने गठबंधन कर ली। आपने उनका नहीं पूछा। आप तो ये ढूंढ के आएंगे तो कोई राजनीतिक नहीं बचेगा। मैंने कहा मेरी और जब मैं बीजेपी में आया, ये सारी बात वो जानते थे, तब भी उन्होंने समझ लिया था। मियाँ बीबी के बीच में झगड़ा हो, दोनों एक साथ हो जाए बाद में, तो पड़ोसी ये नहीं कह सकता बीबी को तुमने तो पति के बारे ऐसी गाली दी, कैसे आप उनके साथ दोबारा जुड़ गए। जब भी मैं कुछ कहता हूं मैं ऊंची बात नहीं कहता, प्रूफ के साथ कहता हूं। तो आपने जब उनको आतंकी संगठन बोला होगा तब आपके पास प्रूफ होंगे, और यदि वो तब आतंकी थे। उसमें आप नहीं जा सकते, क्योंकि मेरी और आरएसएस की बात होने के बाद हम बीजेपी में आए। कई चीज़ें बोल देते हैं, उसके बाद सुलह हो जाती है, तो कोई किसी को अधिकार नहीं है ये जाकर पूछने के लिए तुमने तो ऐसे अपने पति के बारे कहा या तुम्हारी पत्नी के बारे कहा। ये सवाल अब नहीं उठ सकती। पर स्वामी जी, आप तो ज्ञानी हैं, आप ऐसे कैसे बोल जाते हैं? मैं ज्ञानी हूँ नहीं हूँ, इस चैप्टर को आप नहीं खोल सकते हो। ये बंद है, दोनों सहमति से बंद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे देखेंगे रैपिड फायर। देखना है सुब्रमण्यम स्वामी 5 में से कितने सवालों के जवाब दे पाते हैं। ये संपूर्ण स्वर्ग आ गया ये मैं नहीं कह सकता, बट अच्छे दिन निश्चित आ गए। जो हमारा समझौता पानी की नदियों का हुआ है पाकिस्तान के साथ, उसको भी रद्द करना चाहिए। क्या राय है आपकी इस बार? राष्ट्रपति पद के लिए बेहतर उम्मीदवार कौन, लालकृष्ण आडवाणी या सुब्रमण्यम स्वामी? आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास मेहमान सुब्रमण्यम स्वामी। अगला सवाल। आप कई चीज़ों के पक्षधर। एक तो आपका सुझाव है कि भारत का नाम हिंदुस्तान होना चाहिए, और दूसरा समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, संस्कृत की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। तो देश के अंदर जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, क्या आपको ये सब व्यावहारिक लगता है? मैंने कहा कि हमारी गणराज्य के नाम है भारत, लेकिन हमारी जो अस्मिता है वो हिंदुस्तान है। हिंदू नहीं है, क्योंकि यहाँ मुसलमान भी हैं, परंतु मुसलमान यदि ये मान लें जो सच है कि उनका पूर्वज हिंदू है, तो फिर हम दोनों मिलकर हिंदुस्तान बनाते हैं। दूसरा, जहाँ तक ये जो आपने सवाल उठाए, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। जहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो तो सरकार ने अब एक पहला कदम उठा दिया है। उन्होंने लॉ कमीशन को कह दिया कि इज दिस हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस, और जैसे रिपोर्ट आ जाएगी हम कर देंगे। संस्कृत आज सबसे आधुनिक भाषा अमेरिका में मानते हैं। आप गूगल में जाकर सर्च इंजन में छापोगे संस्कृत और नासा ने कहा है कि हम संस्कृत को अनिवार्य कर रहे हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं सारे दुनिया में, सबसे अनुकूल कंप्यूटर लैंग्वेज संस्कृत है। तो संस्कृत को लाना, इसको अनिवार्य करना, ये और इसको राजभाषा बनाना, ये मैं समझता हूँ हम करेंगे।
इस टर्म में नहीं करेंगे तो अगला टर्म में करेंगे। स्वामी जी, एक मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि आप खुद क्यों बोलते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ? मतलब ज्ञानी लोगों को तो बोलना नहीं चाहिए ऐसे। नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। विश्वामित्र बोलते थे सब जगह, भगवान को भी उन्होंने सबक सिखाया। त्रिशंकु का घटना आप जानते हैं तो उन्होंने जब एक वैकल्पिक विश्व पैदा किया तो भगवान डर गए। उन्होंने कहा कि हाँ, मानते हैं तुम ज्ञानी हो। पर स्वामी जी, ऐसे तो फिर हर कोई बोलेगा कि मैं ज्ञानी हूँ। बोलने दो, पर कुछ को मानते हैं। मुझे तो मानते हैं, मैं बोलता भी हूँ, मानते भी हैं लोग। ज्ञानियों की भरमार है स्वामी जी। तो क्या है जी, हिंदुस्तान में तो शास्त्रार्थ जो है हम ही हैं, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको ये शास्त्रार्थ शब्द। एक जो सवाल आजकल बार बार पूछा जा रहा है और उसमें बड़े नेता फंस रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट से भी ये पूछा गया था, ये अच्छे दिन वाला स्वामी जी, ये आएंगे, आ गए हैं, ये जुमला है या गले की हड्डी है जैसा गडकरी जी बता रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो अच्छे दिन आ ही गए। सोनिया गांधी की संचालन की सरकार से बहुत अच्छे दिन है। ये संपूर्ण स्वर्ग आ गया ये मैं नहीं कह सकता, बट अच्छे दिन निश्चित आ गए। क्या आप बीजेपी की जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसके सदस्य हैं अभी या नहीं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उन्होंने कहा कि 30 दिन के अंदर आपको एक फॉर्म भरना है कि हम बीजेपी पार्टी के हैं। तो मैंने भर के दे दिया और उन्होंने सीट भी मुझे बीजेपी के साथ दे दी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, तो मैं बीजेपी कैसे नहीं हो सकता। एक फैसला जिसकी आपने बड़ी आलोचना की वो राफेल विमान सौदे का था। 12 बिलियन का सौदा 7.8 बिलियन में निपटाया गया। 14 उसमें बदलाव किए गए, एयर टू एयर आधुनिकतम मिसाइल उसमें लगाया गया, पर आप इसके भी बड़े खिलाफ रहे। और खिलाफ ही नहीं रहे, आप बोलते भी रहे, और जिस अंदाज में आप बोलते हैं वो सब जानते हैं। कैसे देखते हैं आप इस सौदे को? पहले मैंने ये शुरू में कहा कि जब प्रधानमंत्री फ्रांस गए थे तो मैंने कहा प्रधानमंत्री को ये डील साइन नहीं करना चाहिए, 126 एयरक्राफ्ट खरीदने का डील। ये सोनिया गांधी और वहाँ का फ्रांस का प्रेसिडेंट कार्ला ब्रूनी, इन दोनों ने सौदा किया और खूब इसमें रिश्वत लिया गया और दिया गया। कार्ला ब्रूनी का पति? हाँ, नहीं, पति तो प्रेसिडेंट थे, हाँ, बट ये बीबी ने नेगोशिएट किया सोनिया गांधी के साथ। दोनों इटालियन हैं। अच्छा, तो इस पर दस्तखत नहीं करना चाहिए, और यदि दस्तखत होगा तो मैं इसको चैलेंज करूंगा कोर्ट में, ये कहा था मैंने। फिर पारीकर ने अनाउंस किया कि उसने मेरी तारीफ की, क्योंकि वो जब मैं बॉम्बे से 2 बार जीता लोकसभा, वो आईआईटी में स्टूडेंट थे उस समय। तो उन्होंने कहा कि उनकी बात हमने मान ली, अब हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशन करेंगे और इसका हम फैसला करेंगे। और 126 नहीं खरीदेंगे, 36 खरीदेंगे। मैंने कहा पारीकर जैसा ईमानदार आदमी मैं जानता नहीं हूँ, और यदि वो करेंगे तो मुझे मान्य है। ये था। अब इसमें पलटी मार ली, राफेल को विरोध किया। अब लोग विवरण में जाते ही नहीं है, मैं क्या करूं? बट एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जहां मैंने कहा राफेल प्लेन किसी हालत में हिंदुस्तान में नहीं खरीदना चाहिए। मैंने कहा दाम थोड़ा ज़्यादा है, और फिर 5 साल हो गए, अब तो थोड़ा दाम वैसे भी बढ़े गए महंगाई के कारण। राम मंदिर आपने कई प्लेटफॉर्म्स पे, कई जगह पे बार बार ये कहते हैं कि राम मंदिर बहुत शीघ्र बनेगा। तो आपके एक्सपीरियंस से आप ये तो बता सकते हो कि कब तक बनेगा राम मंदिर, कब तक कोर्ट से आपको परमिशन मिलेगी? जिस दिन कोर्ट बेंच बनाएगी 3 जजों का, और जिस दिन कोर्ट ये फैसला देगी कि अब इसकी सुनवाई दिन प्रतिदिन होगी, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुआ था, तो 2 महीने के अंदर फैसला आएगी। और फैसला मैं भविष्यवाणी करता हूँ ये आएगी कि ये राम मंदिर का जगह है। अभी कावेरी का इशू चल रहा है और उस पर आपने और आपकी पार्टी ने किनारा कर लिया है। कहीं कर्नाटक का चुनाव आपके सर पे भारी तो नहीं आ रहा? मेरा और पार्टी के राय में थोड़ा भिन्नता है। मैंने ये कहा तमिलों से कि तुम्हें कावेरी नदी की पानी चाहिए या आपको पानी चाहिए? पानी चाहिए तो पर्याप्त मात्रा में समुंदर से नमक हटा करके आप पानी उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे इजराइल में होता है, सऊदी अरेबिया में होता है, दुबई में होता है, अबू धाबी में होता है। यदि आप कर्नाटक से लड़कर मेरी हक के अनुसार मुझे पानी मिलनी है तो फिर लड़ते रहो, ये मेरी स्टैंड है। पानी की बात चल रही है, एक ये भी कहा जा रहा है कि जो हमारा समझौता पानी की नदियों का हुआ है पाकिस्तान के साथ, उसको भी रद्द करना चाहिए।
क्या आपको लगता है कि इस तरह का कदम उठाना चाहिए? देखिए, पहले जहाँ तक संधि होते हैं वो दो दोस्तों के बीच में होती है, या जो दोस्ती करने चाहते हैं। पिछले 4 युद्ध में तो हमने इस बात को छेड़ा नहीं। अब इस बार तो निर्णायक युद्ध होना चाहिए, बार बार हम नहीं कर सकते। और क्योंकि पाकिस्तान धोखा देते रहता है, समझौता करता है, फिर उसके विपरीत जाता है। तो इस बार हमने जो नेहरू ने जो गलती थोप कर गए हैं हमारे भारत के ऊपर, उसको दूर करना है। और यदि युद्ध की स्थिति आएगी और न्यूक्लियर बम हमारे डालने के लिए कहेंगे तो हम ये इंडस वाटर का भी समझौते को रद्द कर देंगे, फिर तो पाकिस्तान डूब के मरेगी। जो बात आपने शुरू में कही वो मैं लगातार पूरे इंटरव्यू में सोचता रहा। आप कह रहे हैं कि 10 करोड़ लोग पाकिस्तानी अपने हथियारों से न्यूक्लियर मार सकते हैं, हमें अपने लोगों से बात करनी पड़ेगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं कि 10 करोड़ हिंदुस्तानी मरने के लिए तैयार हो जाएं? मैं कह रहा हूँ कि युद्ध होगी तो त्याग करने के लिए हम उत्साहित करते हैं। हमारे सेना के लोग आगे जाकर कितने मरते हैं। तो मैं से कहता हूँ कि जब आप युद्ध करेंगे लोगों को तैयार करनी चाहिए, दोनों आशा भी देनी चाहिए ये ऐसा नहीं होगा, परंतु होगा तो तैयार रहिए, तब भी ये निर्णायक युद्ध हो सकेगा। पर स्वामी जी, आपको नहीं लगता कि 10 करोड़ का आंकड़ा, मैं कहाँ कहता हूँ निश्चित है आंकड़ा, मैंने कहा, देखिए इसको दोबारा ऐसा मत दोहराइए। नहीं, मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं मुझे बात बहुत स्पष्ट गंभीर कर रहा लगती है। हूँ कि ये संभावना कितनी भी लो प्रोबेबिलिटी की हो सकती है, परंतु लोगों को तैयार करना चाहिए। ये पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, क्या हो जाएगा न्यूक्लियर वेपन्स? क्या दुनिया एक न्यूक्लियर वॉर अफोर्ड कर सकती है? न्यूक्लियर वॉर की धमकी से हमें डरना नहीं है। कोई दुनिया में किसी को न्यूक्लियर वॉर करने नहीं देगा, लेकिन हम अपने लोगों को जब तैयार कर रहे हैं तब कहना होगा कि इसको भी बर्दाश्त करना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे देखेंगे रैपिड फायर। देखना है सुब्रमण्यम स्वामी 5 में से कितने सवालों के जवाब दे पाते हैं। देश के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, विकास या राम मंदिर? राष्ट्रपति पद के लिए बेहतर उम्मीदवार कौन, लालकृष्ण आडवाणी या सुब्रमण्यम स्वामी? आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दौर रैपिड फायर, 5 सवाल, हर सवाल के साथ 2 ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन आपने शो किया हुआ है। पास आप कह सकते हैं इसका जवाब नहीं देना, और 5 में से 3 जवाब देंगे तो ये गिफ्ट है एबीपी न्यूज की तरफ से। अच्छा, ओके, शुरू करें। देश के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, विकास या राम मंदिर? राम मंदिर। बिना सोचे आपने तुरंत जवाब दे दिया। नेचुरली मैं जानता हूँ देश क्या चाहती है, विकास तो होते रहेगा। आगामी जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें आपको क्या लगता है बड़ी चुनौती कौन सी होगी, अरविंद केजरीवाल या प्रियंका गांधी? इन दोनों में से कोई नहीं। तो ये सवाल आप छोड़ रहे हैं? हाँ, पास। नो आंसर, पास्ट। मोदी सरकार किस मोर्चे पर ज्यादा नाकाम रही, काला धन लाने के मुद्दे पर या अर्थव्यवस्था को संभालने के मुद्दे पर? ज्यादा नाकाम किस मोर्चे पर रही? काला धन ना लाने पर अभी तक नाकाम रही है। आप जो बात कहते हैं वो मोदी जी को सुनाई नहीं दे रही हैं या मोदी जी सुनना नहीं चाहते हैं? मोदी जी सुनने ना चाहते तो नहीं है, वो कब सुनेंगे यही सवाल है, तो इसीलिए मैं इस पर जवाब नहीं दे सकता। ये भी पास। एक सवाल रह गया है और आपने 2 सवाल के जवाब दिए हैं, 2 आपने छोड़ दिए हैं। अरुण जेटली की तारीफ नरेंद्र मोदी भी करते हैं, क्या मोदी जी की मजबूरी है या मोदी जी झूठी तारीफ करते हैं? सवाल पास। चले लाइक मी। क्यों आप पास कर रहे हैं इसको? क्योंकि ये सवाल ही गलत है।
ये ऐसी कोई तारीफ नहीं है जो प्रधानमंत्री साधारण अपने मंत्री के लिए करते हैं। अब किसी मंत्री की आज तक उन्होंने बुराई नहीं की, तो इसीलिए तारीफ क्या है, अभूतपूर्व तारीफ। तो सबके बारे कहते हैं अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूं, राष्ट्रपति पद के लिए बेहतर उम्मीदवार कौन, लाल कृष्ण आडवाणी या सुब्रमण्यम स्वामी? मैं राष्ट्रपति, लाल कृष्ण आडवाणी हमसे अच्छे होंगे। चलिए, आपने बहुत साफगोई से जवाब दिए, मैं इसलिए आपको ये मेजॉरिटी गिफ्ट दे रहा हूँ जी। यहाँ सब चाह रहे हैं कि आपको ये दिया जाए। थैंक यू। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। सोमवार रात 9 बजे मेरे साथ देखिए जनमन।